once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 12th students जो इस ईयर 11th से 12th में प्रमोट हो चुके हैं, बेटा जी नए सेशन की नई शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के साथ। और आज इस सेशन से कर रहे हैं श्री गणेश कर रहे हैं शुरुआत क्लास 12th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सभी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखिए कि मैम क्लास 11th एआई के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। 12th एआई कब लेकर आने वाले हो? तो भाई ऑन शेड्यूल ऑन टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था कि एवरी सैटरडे आपको क्लास 11th और 12th के एआई के वीडियोस मिलेंगे रहना। तो बिल्कुल उसी शेड्यूल को ध्यान में रखकर आज हम क्लास 12th एआई की शुरुआत कर रहे हैं विद द यूनिट 1 पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 2 के साथ में। पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 1 आपने 11th में पढ़ा था, पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 2 अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में, जिसमें हम पूरी यूनिट को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि एक ही वीडियो में हम इस पूरे यूनिट को कंप्लीट कर देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाएगी। मतलब कि जो आपका 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, देखो टोटल यदि देखा जाए तो एआई का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन ये जो 100 मार्क्स है वो कैसे डिवाइडेड होते हैं? ये जो 100 मार्क्स है वो डिवाइडेड होते हैं आपके 60 थ्योरी प्लस 40 प्रैक्टिकल। तो 60 थ्योरी के चैप्टर्स अलग है, सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि थ्योरी के लिए कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन वही ये जो 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है ना, तो ये प्रैक्टिकल के लिए ये पहली यूनिट है जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे, है ना। पाइथन प्रोग्रामिंग का बेसिक्स तो 11th में कवर किया था और अब आज इस सेशन में पाइथन प्रोग्रामिंग का एडवांस पार्ट कवर करने वाले हैं। तो रेडी हो मेरे साथ? प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको सारी चीजें समझाने वाली हूं। अभी तक भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, तो व्हाट इज यू वेटिंग फॉर? जल्दी से करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आना है क्लास 12th एआई में। पूरे 100 में से 100 नंबर हमें लेकर आना है और इस बात का इतिहास गवाह है। प्रीवियस ईयर के बच्चों से पूछ लेना, अपने सीनियर से पूछ लेना, उन्होंने पूरे 100 में से 100 मार्क्स अचीव किए हैं, है ना जी। चलिए देखते हैं पाइथन लाइब्रेरीज के साथ में पाइथन प्रोग्रामिंग पार्ट 2 क्लास 12th एआई। ठीक है जी। अब देखो पाइथन अपने आप में बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन की मदद से आप हर किसी काम को कर सकते हो। आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप एआई एमएल बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स है उनको डेवलप कर सकते हो। ठीक है जी। तो बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करती है। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना। काफी सारी जगह पर आप इसके कोड को रन कर सकते हो। ये बिल्कुल भी एक जगह डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं कि मतलब आप सिर्फ विंडोज पे इसको रन कर सकते हो, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन कर सकते हो। बस इसीलिए ना ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा पॉपुलर प्लस ट्रेंडिंग होती चली जा रही है। ठीक है जी। तो आप पाइथन क्यों ट्रेंडिंग है, क्यों इतनी पॉपुलर है, इसका एक और बड़ा रीजन है, वो ये है कि पाइथन के पास अपनी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो इन सारे काम को इजी बनाती है। अब वो कौन सी लाइब्रेरीज है, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे 2 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के बारे में, जिसकी मदद से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो, डेटा को कंप्यूट कर सकते हो। ठीक है जी। तो यहां पर पाइथन लाइब्रेरीज होती क्या है पहले वो समझ लो। पाइथन लाइब्रेरीज आर कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड्स दैट कैन यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क मेकिंग आवर प्रोग्रामिंग लाइफ इजियर। आपको यदि बहुत ज्यादा कोड लिखना है, आप यदि चाहते हो कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करना, उसके लिए आपको बल्क में कोड लिखना होता है, तो पाइथन की जो लाइब्रेरीज है वो आपको फंक्शंस और कुछ ऐसे कोड प्रोवाइड करती है कि बस इजी टू यूज वो कोड होते हैं, रेडीमेड कोड होते हैं, आपको उसको यूज करना है और वो अपना काम कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे काम जो होता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि पाइथन आपको बने बनाए कुछ कोड्स, बने बनाए कुछ फंक्शंस, बने बनाए कुछ मॉड्यूल्स पहले से ही प्रोवाइड कर देता है लाइब्रेरीज के फॉर्मेट में। ठीक है जी। तो आपका जो प्रोग्रामिंग लाइफ है ना वो इजी बनाने के लिए लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, फंक्शंस जो है पाइथन में मिलते हैं। ठीक है। सो दे आर लाइक टूलकिट्स दैट प्रोवाइड फंक्शंस एंड मेथड्स टू हेल्प अस अवॉइड राइटिंग कोड फ्रॉम स्क्रैच। In the realm of the data science and analytics, 2 powerful libraries stand out of their efficiency and versatility. 2 powerful libraries की मैं यहाँ पर आपको बात बताने वाली हूँ जो हमें इस ईयर क्लास 12th एआई में पढ़नी है, जिसका प्रैक्टिकल आप 40 नंबर का अपने स्कूल में देने वाले हो और बाकायदा प्रैक्टिकल के लिए एक्सटर्नल्स आते हैं, आपका वाइवा भी होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिकल के साथ में आपको सारी चीजें करवाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ हूँ, है ना जी। इसलिए सेशन को लाइक किए बिना मत जाना, ठीक है। और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट से
से सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो numpy एंड pandas ये दो मेजर लाइब्रेरीज हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब क्लास 12th आईपी की बात करूं तो वहां भी numpy pandas लाइब्रेरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी क्लास 12th वाले सीएस वाले स्टूडेंट्स है या आईपी वाले स्टूडेंट्स है या आईटी वाले स्टूडेंट्स है जो इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हुए हैं बेटा जी, आईपी आईटी सीए के भी वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको बता दिए, शेड्यूल कर दिए, तो वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। अब numpy pandas दो पॉपुलर लाइब्रेरीज है, इसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज होती है पाइथन की। जैसे मैं बात करूं सीबॉर्न, टेंसरफ्लो, numpy, केरोस, मैटप्लॉटलिब, pandas है ना, लर्न, ओपन सीवी, ये तो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस तरीके से पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है और सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये पॉपुलर है। समझ में आई बात? तो दिस लाइब्रेरीज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस इन पाइथन इनेबलिंग यूजर्स टू हैंडल लार्ज डेटा सेट्स इजी एंड प्रिसीजन। मतलब जब लार्ज डेटा सेट की बात की जाती है तो लार्ज डेटा सेट को हैंडल करने के लिए numpy और pandas जैसी पॉपुलर लाइब्रेरीज को यूज किया जाता है। तो पाइथन की लाइब्रेरीज ये जो numpy और pandas एक तरीके से बोल सकते हो कि आप बैकबोन की तरह काम करती हैं, ठीक है जी। सो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन कि लाइब्रेरीज होती क्या है और पाइथन की ये दो पॉपुलर लाइब्रेरीज जो हमें इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं numpy लाइब्रेरी। जैसा इसका नाम है ना, बिल्कुल वैसा इसका काम है, न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन। ये भी आपसे पूछा जाता है, सो ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं, है ना जी। सो इट इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। ये आपसे वाइवा वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि numpy पाइथन लाइब्रेरी क्यों यूज की जाती है, इसका क्या फुल फॉर्म है। तो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग यदि करना है आपको, यदि नंबर्स के साथ में कोई भी कंप्यूटिंग करना है, आपको 1D अरे, 2D अरे, n डायमेंशनल अरे क्रिएट करनी है तो हम यूज करते हैं यहाँ पे numpy अरे का, ठीक है। तो ये बेसिकली अरे प्रोसेसिंग पैकेज है, मतलब यहाँ पे आप बल्क में नंबर्स को प्रोसेस कर सकते हो। इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, n डायमेंशनल एरेस को क्रिएट करने के बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे अरे फंक्शन की मदद से हम numpy अरे को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द अरे कॉल्ड रैंक ऑफ द अरे। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अरे को क्या कहेंगे? रैंक ऑफ अरेज कहेंगे। मतलब वही कि आप एक 1 डायमेंशनल अरे क्रिएट कर सकते हो, आप इस तरीके से एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट कर सकते हो जो रो और कॉलम में डिवाइड होती है। इसी तरीके से आप n डायमेंशनल तक की अरे क्रिएट कर सकते हो जिसको उसकी रैंक कहा जाता है। आप क्रिएट कैसे करना है तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल देख लो, किसी भी लाइब्रेरी को, पाइथन की कोई सी भी लाइब्रेरी यदि आप यूज करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे क्या करना होता है? इंपोर्ट करना होता है। यदि आप डिफॉल्ट पाइथन का यूज कर रहे हो, देखो अब पाइथन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाइथन लाइब्रेरीज को कैसे इंस्टॉल करना है डिफॉल्ट पाइथन में तो वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है एक डेडिकेटेड वीडियो में। numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब को कैसे इंस्टॉल करोगे वो भी बता दिया है। तो होपफुली आपने वो तो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो बेटा प्रैक्टिकल पर्पज से वो पहले इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप इस कोड को रन नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो यदि आप डिफॉल्ट पाइथन का यूज कर रहे हो तो आपको पहले इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के लिए ना जो कमांड्स होती है वो क्या लिखनी होती है समझो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कमांड्स आपको बताती हूँ यहाँ पे कि आपको जो कमांड्स लिखनी होगी वो क्या लिखनी होगी, है ना। सपोज आपने डिफॉल्ट पाइथन को डाउनलोड किया हुआ है, क्या किया है आपने? डिफॉल्ट पाइथन को डाउनलोड किया है। तो डिफॉल्ट पाइथन को जब आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हो तो उसके बाद आपको पाइथन लाइब्रेरीज को यूज करना होता है। तो इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट आता है, आपको अच्छे से पता है, जहां आप पाइथन के कोड लिख सकते हो। स्क्रिप्ट मोड, इंटरैक्टिव मोड में हम काम करते हैं, है ना। वहीं जब आप कमांड ओपन करते हो, कमांड प्रॉम्प्ट जो इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पता है ना, वहां पे जाके आपको कमांड लिखनी है py-m पिप इंस्टॉल, क्या लिखोगे? पिप इंस्टॉल numpy। जब ये कमांड लिखोगे तो numpy लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy लिखा हुआ आएगा। और यदि आपको pandas को इंस्टॉल करना है तो आपको लिखना होगा py- या -m लगाना, माइनस बोल दो या हाइफन बोल दो या डैश बोल दो, पिप इंस्टॉल pandas। तो बस कोई सी भी लाइब्रेरी यदि आपको इंस्टॉल करनी है तो आप इस तरीके से कोड लिख के इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है ना। बहुत बेसिक लेवल से, बहुत स्क्रैच लेवल से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अब ये करने के बाद में एक बार जब pandas और numpy लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई आपके सिस्टम में सक्सेसफुली, फिर आप इसके कोड को यूज कर सकते हो। तो numpy और pandas लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, इनके फंक्शंस, इनके मॉड्यूल्स को यूज करने के लिए हम सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट। तो इंपोर्ट लिखना है आपको, और जो भी लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है, सपोज numpy इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है, ये कोड लिखते हैं हम। और वहीं यदि आपको pandas को इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे इंपोर्ट pandas एज
ठीक है, PD। अब ये डिपेंड करता है, ये इसके एलियास नेम है, पूरा पेंडास, पूरा नंपाई लिखने की जगह पर हम NP और PD के फॉर्मेट में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म्स है। इसकी जगह पर आप जो चाहो वो नाम लिख सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि NP और PD लिखो। ये कमांड लिखने के बाद आप इन लाइब्रेरीज में जितने भी फंक्शंस है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, उनको क्विकली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, तो आप जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंपाई लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं और 1D 2D ND अरेज क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट numpy एज NP। फिर आप यहाँ पे एरे क्रिएट करोगे, तो एरे क्रिएट करने के लिए np.array फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, एरे फंक्शन। ध्यान रखना, इस एरे फंक्शन में आप लिस्ट पास कर सकते हो, इस एरे फंक्शन में आप टपल पास कर सकते हो, जिसकी मदद से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जिसकी मदद से आप एरे को क्रिएट कर सकते हो। तो numpy अरे का, numpy जो आपका लाइब्रेरी उसका एक एरे फंक्शन होता है, बिल्ट इन एरे फंक्शन होता है, जिसकी मदद से आप 1D 2D एरेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हमने लिस्ट पास किया 1 2 3, और जैसे ही आपने इस एरे को प्रिंट करवाया तो आपको इस तरीके से एक लिस्ट प्रिंट होती हुई, एक एरे प्रिंट होती हुई शो हो रही है। टपल से भी आप क्रिएट कर सकते हो। टपल आपको पता है, लिस्ट कुछ इस तरीके से क्रिएट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, और जो टपल होती है वो बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होते हैं, यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं पैरेंथेसिस का। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट आता है वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही दिखता है। सिमिलरली आपने यहाँ पे टपल पास किया, और जब आपने प्रिंट करवाया इस एरे को, तो इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एरे शो होती हुई दिखेगी। वहीं आप एरे फंक्शन में मल्टीपल डायमेंशनल, मतलब कि आप 2D एरेस को भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने 2 लिस्ट प्रोवाइड करी, तो देखो यहाँ पर ये 2D एरे आपको प्रिंट होती हुई शो हो रही है। इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, डोंट पैनिक, सारी चीज आपको मैं प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ। वैसे ये आपने क्लास 11th में भी देखा होगा, नहीं भी देखा है तो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी अच्छे समझाऊंगी। तो इतना तो क्लियर हो गया मैम कि numpy एरे किस लिए यूज की जाती है। numpy एरे को इस तरीके से इंस्टॉल करना है, इस तरीके से इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, और ये बेसिकली न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में आपको हेल्प करती है। वहीं बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, दैट इज पेंडास लाइब्रेरी। तो बेटा जी ये जो पेंडास लाइब्रेरी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है पेनल डेटा लाइब्रेरी। ठीक है, पेनल डेटा याद रखना। ठीक है जी, तो ये जो बेसिकली लाइब्रेरी होती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज की जाती है। तो वेयर एंड व्हाई डू वी यूज दिस पेंडास लाइब्रेरी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? अभी हम AI पढ़ रहे हैं बेटा, AI में रोबोटिक्स वगैरह पे आप काम करते हो, ऑटोमेशन पे बेस्ड कुछ मॉडल्स वगैरह डिजाइन करते हो, तो यहाँ पेंडास लाइब्रेरी का क्या काम है, ध्यान से समझना। सपोज वी हैव डेटा सेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस मार्केटिंग कैंपेन्स कंडक्टेड बाय द कंपनी सच एज कंपेनियन टाइप, बजट, ड्यूरेशन, रिच, एंगेजमेंट matrices and sales performance. So pandas is used to load data set, display summary statistics, perform group wise analysis and performance of different marketing campaigns. तो आप समझ सकते हो कि पैनल डेटा लाइब्रेरी जो है वो आपको हेल्प कर रहा है डेटा को एनालाइज करने में। ठीक है, numpy लाइब्रेरी डेटा को कंप्यूट करने में, न्यूमेरिकल डेटा को कंप्यूट करने में हेल्प कर रहा है, और ये वही डेटा को रिप्रेजेंट करने में, एनालाइज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, वही एक और लाइब्रेरी होती है, यदि आपको इसको विजुअलाइज करना होता है डेटा को, तो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करते हैं, जो कि प्लॉटिंग लाइब्रेरी कहलाती है, जहां पे आप ग्राफ चार्ट्स को प्लॉट कर सकते हो। सपोज कि हमने यहाँ पे पेंडास लाइब्रेरी को यूज कर लिया, किसी एक बिजनेस में 10 साल की आपको सेल्स निकालनी है कि 10 साल में कितनी सेल्स हुई है, तो आप यहाँ पे पैनल डेटा लाइब्रेरी पेंडास का यूज कर सकते हो डेटा को एनालाइज करने में। वहीं आपको इसको ग्राफ में शो करना है तो आप मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। तो अब आपको चीजें क्लियर हो रही है, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो पेंडास एक पावरफुल लाइब्रेरी है डेटा मैनिपुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए। यहाँ पर बेसिकली इसके फंक्शंस भी आपको मिल जाते हैं, इसी से रिलेटेड जितना भी कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस होता है ना, वो यहाँ पर पेंडास लाइब्रेरी में इजीली हो पाता है। ठीक है, तो AI में इसको कैसे यूज किया जाता है, डिसीजन ड्रिवन प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हो, इसको बिजनेस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब पेंडास को भी इंपोर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, इंपोर्ट पेंडास एज PD करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, है ना जी। अब यहाँ पे यूज कैसे करेंगे मैम इसको, जैसे numpy लाइब्रेरी में तो हम एरेज बना लेते हैं, बट व्हाट अबाउट इन पेंडास लाइब्रेरी? तो पेंडास लाइब्रेरी में 2 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, वैसे तो 3 होते हैं, है ना, बट आपके सिलेबस में आपको 2 ही पढ़ने हैं। 1 इज सीरीज एंड 2nd इज डेटा फ्रेम। ठीक है, 3 कौन से होते हैं? सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। ये 3 डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट पैनल आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ सीरीज और डेटा फ्रेम ही है। तो सीरीज और डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में हम यहाँ पर डेटा को एनालाइज और डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सीरीज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। सीरीज के भी कुछ अपने फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होती हैं। सीरीज को यूज करने के लिए हम SCIRES नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे S कैपिटल होता है। डेटा फ्रेम को यूज करने के लिए हम डेटा फ्रेम नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं जिसमें D और F कैपिटल होता है। ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि बच्चे जब कोड लिखते हैं ना तो गड़बड़ कर देते हैं, S स्मॉल लिख देते हैं, D और F स्मॉल लिख देते हैं, फिर आपका कोड रन नहीं होता और एरर आती है, फिर आप परेशान होते हो कि यार कोड रन क्यों नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, सिंटैक्टिकली एरर्स यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर पैनल डेटा स्ट्रक्चर, यदि मैं पेंडास की बात करूं तो पेंडास लाइब्रेरी में आपको ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करना है जिसके दो फंक्शंस ऑलरेडी है। नंपाई एरे में हमें एरे फंक्शन पे काम करना होता है। एरे फंक्शन की मदद से आप वन डायमेंशनल एन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स को कैसे क्रिएट करोगे, तो बेटा जी सिंपल सी बात है जो मैंने बताई कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है पेंडास लाइब्रेरी को SPD, है ना। नाउ सीरीज 1 नाम से हमने एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया। अब pd.series लिखकर हम इसको एक्सेस करेंगे और सीरीज फंक्शन में आप बेसिकली कोई एम्प्टी सीरीज भी क्रिएट कर सकते हो। सीरीज में आप कोई वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और साथ में सीरीज में जो वैल्यूज होती है ना उसके इंडेक्सिंग भी होती है। जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही समझो। आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि यदि आप कोई लिस्ट क्रिएट करते हो L1 नाम से, सपोज यहाँ मैंने 1 2 3 लिखा, तो भाई एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी 1 2 3 नाम से और इसकी इंडेक्सिंग भी होगी 0 1 2 डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है। सिमिलरली यदि मैं इस लिस्ट को सीरीज में पास कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा pd.series, ठीक है, ये सीरीज फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया और इसमें हमने इस L1 नाम की सीरीज को पास कर दिया, L1 नाम की लिस्ट को पास कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आप इस पर्टिकुलर सीरीज S नाम से हमने ये बनाया और इसमें हम प्रिंट करवा लेते हैं किसको, S को, तो आप देखोगे सेम इसी तरीके से एक सीरीज प्रिंट हो जाएगी 1 2 3 और उसके भी इंडेक्सेस डिफॉल्ट 0 1 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिस्ट को प्रोवाइड कर सकते हो। एक्चुअल में लिस्ट भी आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट के आइटम्स को भी पास कर सकते हो। आप इंडेक्स भी दे सकते हो, ठीक है। यदि आपको इंडेक्स बदलना है, डिफॉल्ट 0 1 2 3 की जगह आपको इंडेक्स देना है अल्फाबेटिकल इंडेक्स ABC, तो एक और यहाँ पे पैरामीटर होता है दैट इज इंडेक्स। इंडेक्स इक्वल्स टू आप इंडेक्स असाइन करोगे तो बेसिकली क्या होगा, इंडेक्स के साथ में सीरीज क्रिएट होगी और ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। फिलहाल बस समझो इतना कि सीरीज कैसे क्रिएट करना होती है। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज क्रिएट हो चुकी है 10 20 30 की, 0 1 2 जो है डिफॉल्ट इसके इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो सीरीज हमेशा 1 डायमेंशनल अरे होता है, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट 2 डायमेंशनल, तो जब 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो हम डेटा फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं। तो यदि आपको डेटा फ्रेम्स क्रिएट करनी होती है तो यहाँ पे हम लिखते हैं array1 नाम से आपने numpy array से एक एरे क्रिएट करा, दूसरा एरे क्रिएट करा array2 में numpy array की मदद से, तीसरा एरे क्रिएट किया numpy array की मदद से, ठीक है। अब इन तीनों एरेज को आपने पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि हम 2D एरे बना रहे हैं तो हमें एक से ज्यादा एरेज की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हमने क्या करा, यहाँ पे marks df नाम से एक डेटा फ्रेम का डेटा स्ट्रक्चर बनाया। pd.dataframe फंक्शन जैसे मैंने बताया यूज करना है। अब यहाँ पे देखो ये पहली एरे पास किया, ये दूसरी एरे और ये तीसरी एरे, इन एरेज को एक लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इंडेक्सेस देते हो, ठीक है। सीरीज में एक इंडेक्स होता है, डेटा फ्रेम में 2 इंडेक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब ध्यान से समझना है, ये एक सीरीज होती है, ठीक है, जिसमें 1 डायमेंशनल अरे होता है। यहाँ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सपोज मैंने 10 20 30 40 दिया और इसके जो इंडेक्सेस होते हैं वो सिर्फ सिंगल इंडेक्स होता है। तो हमने सपोज ये इंडेक्सिंग भी बता दी। लेकिन जब हम बात करते हैं डेटा फ्रेम की, तो बेटा जी डेटा फ्रेम होता है एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें रो और कॉलम में डेटा अरेंज होता है। किसमें अरेंज होता है? रो और कॉलम में। समझ में आई बात? तो रो और कॉलम में जब डेटा अरेंज होता है तो मतलब मल्टीपल सीरीज को आप कनेक्ट करते हो जब जाके रो कॉलम वाला डेटा जनरेट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हमने डेटा क्रिएट किया। समझ में आई बात? तो यहाँ पे जो इंडेक्स होते हैं ना, वो 2 इंडेक्सेस होते हैं। एक तो इंडेक्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक इंडेक्स होता है जो रो इंडेक्स होता है, ये आपका कॉलम इंडेक्स हो जाएगा, और ये जो इंडेक्स होगा ये रो इंडेक्स होगा, ठीक है। तो रो के इंडेक्सेस को इंडेक्स नाम से जानते हैं और कॉलम के इंडेक्स को कॉलम्स नाम से जानते हैं। और डिफॉल्ट जो इनकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 1 2 3 0 1 2 3 होती है, और इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, जो एलिमेंट्स आप यहाँ ऐड करना चाहते हो वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। इसी को 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि डेटा फ्रेम फंक्शन के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, array1 array2 array3 3 एरे को पास कर दिया डेटा फ्रेम में, जो कि डेटा फ्रेम की डेटा वैल्यूज बन गई। ये तीनों एरे यहाँ पे आपको दिख रही है, ये array1 है, ये array2 है, ये array3 है। और फिर हमने यहाँ पे कॉलम्स इंडेक्सेस दे दिए ABCD, तो ये आपके देखो कॉलम इंडेक्सेस हो गए, ठीक है जी।
समझ में आई बात। और वहीं डिफॉल्ट जब आपने रो इंडेक्सेस नहीं दिए तो डिफॉल्ट जो इंडेक्सेस असाइन होते हैं वो होते हैं 0, 1 एंड 2। तो ये तो नॉर्मल डेटा फ्रेम फंक्शन से कैसे आपने जो है डेटा फ्रेम क्रिएट किया वो समझ में आया। नॉर्मली आपने नंपाई एरे से क्रिएट किया है। अब देख लेते हैं कि डिक्शनरी और लिस्ट के फॉर्मेट में भी क्या आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, तो बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, करना क्या है आपको, वही इंपोर्ट पेंडास एसपीडी कोड लिखना होगा। पेंडास को आपको पहले इंपोर्ट करना होगा। अब डेटा नाम से आपने क्या करा, एक डिक्शनरी बनाई, क्योंकि डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी ऑफ एरे का हम यूज करने वाले हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम होता है डबल 2D अरे जो होता है। तो यहाँ पे जो आप डेटा देने वाले हो ये डेटा कैसे दोगे, तो ये लिस्ट या डिक्शनरी या फिर एरेज या सीरीज के फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट की। अब डिक्शनरी आपको अच्छे से पता है कि डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी जो है वो की और वैल्यू का पेयर होता है। मतलब आप की लिखते हो, कॉलन लगा के यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हो, है ना, की और वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट किया नेम, और नेम के अंदर नेम हमने दे दिए एक लिस्ट में, वरुण, गणेश, जोसेफ, अब्दुल और रीना। दूसरा हमने की वैल्यू क्रिएट किया एज, और एज में हमने वैल्यू में एक पर्टिकुलर लिस्ट जनरेट कर दी 37, 30, 38, 39, 40। तो आपको समझ में आ रहा है, की में तो हमने नॉर्मल की लिखी हुई है नेम और एज, और वैल्यू में हमने लिस्ट में वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमने एक डेटा नाम के डिक्शनरी क्रिएट किया और इसको सीधा सीधा पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन में। और जैसे ही डेटा फ्रेम को आप डीएफ नाम के डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाते हो तो आपको इस तरीके से एक डेटा फ्रेम क्रिएट होती हुई दिखेगी, जो कि डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से क्रिएटेड है। मतलब डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू दी है वो लिस्ट है ना। तो जो आपने लिस्ट दी थी, जो वैल्यूज दी थी, वो वैल्यूज तो आपकी बन गई है डेटा फ्रेम की वैल्यूज, और जो आपने कीज दी थी, डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो बन जाती है इंडेक्स। कौन से इंडेक्स, वो भी कॉलम इंडेक्स। रो इंडेक्सेस हमने स्पेसिफाई नहीं किए, तो रो इंडेक्सेस डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 आपको दिख रहे हैं। सो दिस इज होल अबाउट द डेटा फ्रेम क्रिएशन बाय यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। समझ गए अच्छे से। चलो अगला देखते हैं हम, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अभी हमने क्या देखा, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। अब देख रहे हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से भी क्या आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर अब आप डेटा फ्रेम को ऐड कर रहे हो। देखो लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं ना, उन आइटम्स में हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया हुआ है, A:10, B:20। तो डिक्शनरी की जितनी भी कीज होती है वो कॉलम इंडेक्स बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये डिक्शनरी की जो की है वो कॉलम इंडेक्स बन गई A, B, है ना, A, B, C करके। क्लियर हुआ। और वही जो इनकी वैल्यूज है वो डेटा फ्रेम की वैल्यूज बन जाती है। तो ये 10, 20, 5, 10, 20.0 समझ में आ रहा है अच्छे से। अब जब जहां पर कोई की वैल्यू का कोई भी की का या इंडेक्स का वैल्यू नहीं होता है तो वहां पे नन वैल्यू असाइन होती है पाइथन में। नॉट अवेलेबल वैल्यू, नॉट अवेलेबल वैल्यू, नन वैल्यूज को कहते हैं हम। ठीक है, तो जहां पर वैल्यूज नहीं होती है वहां ऑटोमेटिकली नन वैल्यूज आ जाती है, वो पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट नहीं होती है। जैसे डेटाबेस में नल वैल्यूज आती है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग में नन वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, तो अब इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को हमने पास कर दिया डेटा फ्रेम में, तो इस तरीके की एक डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे सीरीज और डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसमें आपको यदि नया कॉलम ऐड करना है, नया रो ऐड करना है, या किसी रो और कॉलम के डेटा वैल्यूज को डिलीट करना है, तो भाई वो कैसे करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपडेशन भी कर सकते हैं डेटा फ्रेम में, है ना। जो 2 डायमेंशनल अरे आपने क्रिएट किया या आपने सीरीज क्रिएट किया तो उसमें आप एलिमेंट्स को हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ अलग से अपने अपने फंक्शंस होते हैं। देखो अब यदि आपको नया कॉलम ऐड करना है डेटा फ्रेम में, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक ये डेटा फ्रेम क्रिएट की गई है। इसको बाकायदा क्रिएट करके मैं आपको अभी बताऊंगी रिजल्ट शीट नाम से, जिसमें डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का यूज किया गया है। ये देख लो आप, है ना, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। तो रजत, अमृता, मीनाक्षी, रोज, कार्तिका, ये बन जाएंगे आपके कॉलम इंडेक्सेस। और इसके अंदर जो आपको वैल्यूज दिख रही है ना, ये इनके जो मार्क्स दिख रहे हैं, जो वैल्यूज दिख रही है, ये वैल्यूज बनेगी इनकी बाकायदा। और ये जो इंडेक्सेस नाम से आपको यहाँ दिख रहा है, इंडेक्स नाम से जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बनेंगे रो के इंडेक्सेस। दैट इज मैथ साइंस हिंदी, मैथ साइंस हिंदी, मैथ साइंस हिंदी, मैथ साइंस हिंदी, है ना। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम क्रिएट की है, वो भी सीरीज की मदद से। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर यूज करा। अब देखो डेटा फ्रेम फंक्शन में हमने इस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पास कर लिया है। तो जो डेटा फ्रेम बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी।
ठीक है, ये आपकी एक सीरीज थी जिसमें ये इंडेक्स आपने दिया था। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इंडेक्स था मैथ साइंस हिंदी, और ये बेसिकली डिक्शनरी ऑफ लिस्ट आपने पास किया था। तो डिक्शनरी का की वैल्यू जो है आपको यहाँ शो हो रहा है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है। की वैल्यू पेयर से ये पर्टिकुलर डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। एज इट इज इसको मैं अभी आपको क्रिएट भी करके बताने वाली हूँ, बट पहले समझो कि यदि आपको नया कॉलम ऐड करना है, तो अभी यहाँ देख पा रहे हो आप कितने कॉलम आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 कॉलम्स दिख रहे हैं। ठीक है, रजत, अमृता, मीनाक्षी, रोज और कृतिका। अब आपको यदि यहाँ पर कोई नया कॉलम ऐड करना है तो क्या करोगे, नया कॉलम ऐड करना होता है तो नॉर्मली जैसे हम लिस्ट में ऐड करते हैं ना उसके इंडेक्स की वैल्यू की मदद से, बिल्कुल वैसे ही आप इंडेक्स वैल्यू की मदद से नया कॉलम में वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर लिखा डेटा फ्रेम का नाम, जो भी डेटा फ्रेम है उसका नाम लिखना है, और जिस नए कॉलम को ऐड करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम आपको लिखना होगा। यदि कॉलम का नाम अल्फाबेटिकल है तो आपको सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में लिखना होगा, है ना। जैसे कि हम यहाँ पर फातिमा नाम की स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करना चाह रहे हैं डेटा फ्रेम में, तो रिजल्ट डेटा फ्रेम हो गया, फातिमा नाम का जो इंडेक्स है वो क्रिएट होगा, और इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यूज होगी वो आपको वैल्यूज यहाँ पास करनी है। तो वैल्यूज लिस्ट के फॉर्मेट में होगी, मैथ साइंस हिंदी के मार्क्स होंगे तो वो हमने यहाँ पास कर दिए। तो बहुत सिंपल है, डेटा फ्रेम का नाम लिखना है और यहाँ पर उस कॉलम के इंडेक्स को लिखना है। कॉलम इंडेक्स को लिखोगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यूज। समझ में आ गई बात। ये तरीका होता है किसी भी नए कॉलम को ऐड करने का। तो अब देखो यहाँ पे ये फातिमा नाम का कॉलम ऐड हो गया, 89 78 76 जो वैल्यूज आपने दी थी फातिमा नाम के एक इंडेक्स के साथ में यहाँ क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि नया कॉलम कैसे ऐड करना है, बट व्हाट अबाउट यदि आपको नई रो ऐड करना होगा, नई रो ऐड करना है, तो रो को ऐड करने के लिए यहां पर एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है LOC फंक्शन, क्योंकि रो पे जब आपको वैल्यू ऐड करनी होती है तो किसी लोकेशन पे हमको ऐड करनी है। डेटा फ्रेम की एक लोकेशन होती है ना, तो यहाँ पे हमने यूज करा है लोक मेथड का, रिजल्ट डॉट लोक मेथड। अब आपको रो का इंडेक्स यहाँ स्पेसिफाई करना होगा, तो रो इंडेक्स इंग्लिश हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, मैथ साइंस हिंदी तो ऑलरेडी है ही, तो हमने इंग्लिश नाम का इंडेक्स के अकॉर्डिंग एक रो की वैल्यू को आप इंसर्ट करने वाले हो, इज इक्वल्स टू, बस आपको वैल्यू लिख देनी है। तो जैसे कॉलम ऐड करते हो, बट कॉलम को ऐड करने के लिए आपको फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन रो को ऐड करने के लिए आपको डॉट लोक मेथड का यूज करना होता है, और लोक मेथड को आप स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करते हो। ठीक है, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं, लेकिन ये जो लोक मेथड है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से हम एक रो क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे इंग्लिश नाम से एक रो क्रिएट हो गई मैथ साइंस हिंदी के बाद में, और जो वैल्यूज आपने यहाँ दी थी वो वैल्यूज के साथ में ये रो क्रिएट यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो नया रो कैसे क्रिएट करना है, नया कॉलम कैसे क्रिएट करना है, ये तो समझ गए। अब डेटा फ्रेम डॉट लोक मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेंज द डेटा वैल्यूज ऑफ रो की किसी वैल्यू को यदि आपको चेंज करना है तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें यहाँ पे साइंस के जो मार्क्स थे उसको चेंज करना है। देखो साइंस के मार्क्स 91 81 91 71 95 78 ये मार्क्स है। अब इसमें हमें चेंजेस करना है तो आपको वही करना है, डेटा फ्रेम का नाम लिखना है, डॉट लोक मेथड लिखना है, और जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स, जिस भी रो इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है वो लिख देना है, और साथ में यहाँ पे आपको जो चेंज्ड वैल्यू है, जो अपडेट करनी है वो लिख देनी है। तो 91 मार्क्स थे साइंस के, अब 92 हो गए, यहाँ पे 81 थे 84 हो गए, सारी वैल्यूज आप देखो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो डॉट लोक मेथड से आप नई रो को क्रिएट कर सकते हो डेटा फ्रेम में, और नई रो में चेंजेस भी कर सकते हो। इतना समझ में आया। अब यदि किसी रो को आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे, यह ना, ये रो को या कॉलम को आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे, तो जैसे आप ऐड कर सकते हो वैसे ही आप डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए जिस मेथड को हम यूज करते हैं वो होती है ड्रॉप मेथड। कौन सी मेथड, ड्रॉप मेथड की मदद से आप रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हो। बट यहाँ पे एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है कि ड्रॉप मेथड में आपको एक पैरामीटर यूज करना होता है, एक्सेस पैरामीटर। यदि एक्सेस की वैल्यू क्या होती है, यदि एक्सेस की वैल्यू 0 होती है तो 0 की मदद से आप क्या कर सकते हो, 0 की मदद से आप रो को डिलीट कर सकते हो। एक्सेस की वैल्यू यदि 0 सेट करोगे तो रो डिलीट होगी, और यदि एक्सेस की वैल्यू 1 सेट करोगे तो कॉलम डिलीट होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। एक्सेस की वैल्यू 0 हो गई ड्रॉप के अंदर तो एक रो डिलीट होगी, रो, और यदि एक्सेस की वैल्यू 1 सेट करोगे तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट डॉट ड्रॉप मेथड का यूज किया हुआ है। ड्रॉप मेथड में हमने लिखा है हिंदी इंडेक्स का नाम, जिस हिंदी रो को आपको डिलीट करना है, और एक्सेस इक्वल्स टू 0। बेटा इंडेक्स तो बताओगे, बिना इंडेक्स के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स
में क्या चेंजेस करने हैं, किस इंडेक्स में पे आपको डेटा वैल्यूज को ऐड करना है, तो इंडेक्स तो बताना पड़ेगा। एक्सेस इक्वल्स टू 0 बताऊंगे कि ये हिंदी वाली क्या है, इंडेक्स एक रो इंडेक्स है, तो एक्सेस इक्वल्स टू 0 लिखा तो देखो मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश था, अब यहां से हिंदी हट चुका है, दिख रहा है आपको, हिंदी नहीं दिख रहा है ना। अब रजत, अमृता, मीनाक्षी, रोज, कृतिका, फातिमा, इतने स्टूडेंट्स थे। अब यदि आपको कोई कॉलम डिलीट करना है तो सपोज हमें क्या डिलीट करना है, रजत, मीनाक्षी और कृतिका, ये कॉलम्स डिलीट करने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट डॉट ड्रॉप, और जिन जिन कॉलम्स को डिलीट करना है वो सारे कॉलम्स स्पेसिफाई कर दिए, एक्सेस की वैल्यू 1 सेट कर दी। यहां एक्सेस की वैल्यू 0 थी तो रो डिलीट हुई हिंदी वाली, यहां एक्सेस की वैल्यू 1 सेट करी तो 3 कॉलम डिलीट हो गए, तो अब अमृता, रोज और फातिमा बचा है, ये कॉलम्स डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम को डिलीट कैसे करना है वो भी समझ में आ गया, नया रो कॉलम ऐड कैसे करना है वो भी समझ में आ गया। अब जानते हैं आगे के डेटा फ्रेम्स के ना कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, और डेटा फ्रेम्स के जैसे एट्रीब्यूट है वैसे ही सीरीज के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स को जानने के पहले हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी ऑफ सीरीज, मतलब ये मान लो कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर से आपने क्या किया है, एक डेटा फ्रेम बनाई है, बिल्कुल वैसे जैसे पहले हमने बनाई थी। ठीक है, अब ये जो डेटा फ्रेम है कुछ इस तरीके से क्रिएट होने वाली है, देखो स्टूडेंट, मार्क्स, स्पोर्ट्स, और डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, ये कॉलम इंडेक्सेस हो गए, ये रो इंडेक्सेस हो गए, और ये इनकी वैल्यूज है, समझ में आ रहा है, ये इनकी वैल्यूज है। तो कुल मिला के ये डेटा फ्रेम हमने क्रिएट कर ली। अब इसके जो इंडेक्सेस है वो ध्यान से समझना, एज इट इज इंडेक्सेस आप सीरीज के लिए भी यूज करते हो। तो पहला इंडेक्स है, इंडेक्स नाम का एक एट्रीब्यूट है, पहला एट्रीब्यूट इंडेक्स, तो हर एक एट्रीब्यूट को डॉट लगा के एक्सेस किया जाता है। जो भी डेटा फ्रेम आप यूज कर रहे हो, आपने डीएफ नाम की डेटा फ्रेम बनाई है तो डॉट लगा के उसका एट्रीब्यूट का यहाँ पे नाम लिखोगे। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे आपका इंडेक्स एट्रीब्यूट, जिससे आप रो के इंडेक्सेस को देख पाओगे। ओनली डेटा फ्रेम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो डेटा फ्रेम के यदि रो के इंडेक्सेस को देखना है तो डीएफ डॉट इंडेक्स लिखा, जिससे आप देखो ये डेटा फ्रेम के रो इंडेक्सेस हैं, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, ये आपको रिटर्न हो चुके हैं। अब यदि आपको सिर्फ कॉलम इंडेक्सेस चाहिए तो आप लिखोगे डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स एट्रीब्यूट को, तो df डॉट कॉलम्स लिखोगे तो आपको स्टूडेंट, मार्क्स और स्पोर्ट्स ये मिल गया, स्टूडेंट, मार्क्स और स्पोर्ट्स मिल गया। सिमिलरली आप यहाँ पे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का, यदि आपने s नाम से सीरीज डेटा स्ट्रक्चर लगाया है तो s डॉट इंडेक्स लिखोगे तो आपको सीरीज के इंडेक्स वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने क्या देखा, ये तो हमने देखा कि डेटा फ्रेम के यदि आपको इंडेक्सेस को एक्सेस करना है तो हम इंडेक्स और कॉलम्स नाम के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। अब डेटा फ्रेम में टोटल कितना शेप है उसका, क्योंकि 2D अरे होता है, कितनी रो है, कितने कॉलम है, ये जानना चाहते हो तो डेटा फ्रेम डॉट शेप एट्रीब्यूट का यूज करोगे। डीएफ डॉट शेप से ये पता चलेगा कि कितने रो है, कितनी कॉलम है। तो यहाँ पे रिटर्न हो रहा है 4,3, मतलब 4 रो है और 3 कॉलम है ना। तो ये शेप है डेटा फ्रेम का। चलो देखते हैं, ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 रो हो गई और 1 2 3 3 कॉलम्स हो गए। तो शेप क्या रिटर्न कर रहा है, शेप नाम का जो एट्रीब्यूट है वो डेटा फ्रेम का शेप रिटर्न कर रहा है। अब यदि डेटा फ्रेम आपकी लार्ज है, जिसमें सपोज मान लो कि 50 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 50 वैल्यूज है डेटा फ्रेम की, तो आपको टॉप से कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है डेटा फ्रेम के, या आपको बॉटम से कुछ एलिमेंट को एक्सेस करना है डेटा फ्रेम के, तो यहाँ हेड और टेल मेथड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो डेटा फ्रेम डॉट हेड मेथड का यूज करते हो तो टॉप से आपको डिफॉल्ट 5 एलिमेंट मिलते हैं, और डेटा फ्रेम डॉट टेल मेथड का यूज करते हो तो बॉटम से आपको 5 एलिमेंट मिलते हैं। तो हेड और टेल नाम की 2 मेथड्स होती है। कैसे समझोगे, देखो हेड लिखते हो नॉर्मली डेटा फ्रेम का नाम लिखकर डॉट हेड मेथड को लिखते हो तो डिफॉल्ट ये आपको टॉप से 5 एलिमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, अब आपको 5 एक्सेस नहीं करना है, 10 एक्सेस करना है, या सिर्फ 2 ही एक्सेस करना है, तो आप यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे। सपोज आपने हेड मेथड में यहाँ पे पास किया 2, तो आपको सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, आपने लिखा 12 तो आपको 12 एलिमेंट्स मिलेंगे। लेकिन यदि आप इसको एम्प्टी छोड़ते हो या कोई पैरामीटर नहीं देते हो तो डिफॉल्ट आपको 5 एलिमेंट्स मिलेंगे, वो भी कहां से, हेड मतलब टॉप से, डेटा फ्रेम के टॉप से। और यही सेम चीज यदि आपको डेटा फ्रेम के बॉटम से एक्सेस करनी है तो डीएफ डॉट टेल फंक्शन का हम यूज करते हैं। तो ये आपको बॉटम से 5 एलिमेंट डिफॉल्ट रिटर्न करके देता है। आपको बॉटम से 2 चाहिए एलिमेंट तो यहाँ पे 2 लिखोगे तो ये आपको 2 एलिमेंट्स रिटर्न करके देगा। तो डीएफ डॉट टेल फंक्शन कैसे काम करता है, बॉटम से एलिमेंट को रिटर्न करता है डेटा फ्रेम के, और हेड फंक्शन डेटा फ्रेम के टॉप से एलिमेंट को रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, डीएफ डॉट हेड ऑफ 2, मतलब अब जो डेटा फ्रेम है, जो हमने अभी डेटा फ्रेम देखी, इस डेटा फ्रेम के टॉप पे जो 2 एलिमेंट है आरव एंड नेहा, अर्नव और नेहा, देखो वही रिटर्न होगा, यही रिटर्न हुआ क्योंकि हेड ऑफ 2 लिखा था। ठीक है, और वही आप यदि टेल फंक्शन का यूज करते हो, आपने लिखा है यहाँ पे टेल ऑफ 2, तो लास्ट से 2 आपको एलिमेंट रिटर्न हो रहे हैं, दैट इज प्रिया एंड राहुल। लास्ट के जो 2 एलिमेंट है वो आपको रिटर्न हो रहे हैं।
तो अब आपको दो फंक्शंस मैंने यहाँ पे बताए, हेडटेल जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये सेम एज इट इज सीरीज के साथ भी यूज होते हैं और डेटा फ्रेम के साथ में भी यूज होता है ना। इंडेक्स, कॉलम्स, वैल्यूज एक्सेस करना है तो वैल्यूज नाम का एट्रीब्यूट होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, बट यहाँ लिमिटेड लिखे हुए हैं क्योंकि यही आपसे प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, ये पॉपुलर है। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक अच्छे से। अब डिस्कस करते हैं हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल एंड डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम और सीएसवी फाइल के बीच में आप डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हो, तो ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। देखो, पाइथन अपने आप में बहुत ही ट्रेंडिंग लैंग्वेज है और इसमें वास्ट फंक्शंस और लाइब्रेरीज आपको मिलते हैं। तो जो हम ये पेंडास और नंपाई लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ मैंने आपको बहुत बेसिक्स कवर करवाया, लेकिन सारी चीजें कवर करवा दी है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारी हम बोल सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी मैथड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आपसे प्रैक्टिकल में पूछी जाती है, मैंने वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई है ना जी। चलिए, लास्ट टॉपिक इज दैट कि सीएसवी फाइल और डेटा फ्रेम के बीच में यदि आपको डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो वो कैसे करोगे। अब ये सीएसवी फाइल होता क्या है बेटा, सीएसवी फाइल को कहते हो आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये भी आपसे एमसीक्यूज में या आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि भाई कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज क्या है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एक फाइल होती है जहां पे डेटा फ्रेम से आप वैल्यू को इंपोर्ट या डेटा फ्रेम में आप वैल्यू को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली टेबुलर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब जितना भी टेबुलर डेटा होता है जो आप टेबल्स में जनरेट करते हो, है ना, उसको स्टोर करता है। सो ईच लाइन इन सीएसवी फाइल रिप्रेजेंट अ रो इन अ टेबल एंड ईच वैल्यू इन द रो इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, जैसा इसका नाम है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना। तो जो भी फाइल आपने क्रिएट की हुई है, जो भी डेटा फ्रेम आपने क्रिएट की हुई है, सपोज मैंने यहां पर ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है 10, 20, 30 और 40, तो जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे ना सीएसवी फाइल में, तो सीएसवी फाइल में जो वैल्यूज होगी वो इस तरीके से कॉमा से सेपरेट होती है ना। कैसे सेपरेट होती है, कॉमा से सेपरेट होती है। ठीक है, बात समझ में आई। और जब आप इस सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे कहां पर, डेटा फ्रेम में, तो वो बाकायदा डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ही आएगी। जो डेटा फ्रेम का आपका फॉर्मेट होता है वैसे आपको विजिबल होगी। लेकिन कॉमा सेपरेटेड जो फाइल्स होती हैं वो बेसिकली कॉमा से सेपरेट होती है और इट डिपेंड्स कि आपको कॉमा से सेपरेट करना है या किससे। डिफॉल्ट ये कॉमा से सेपरेट होती है, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी मदद से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। सो इन पाइथन सीएसवी फाइल्स आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। डेटा को एनालाइज करने में, मैनिपुलेट करने में सीएसवी फाइल का अपना अलग ही यूज है। वी ऑफन यूज द पेंडास लाइब्रेरी टू लोड, मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटा स्टोर्ड इन सीएसवी फाइल। पेंडास लाइब्रेरी सपोर्ट करती है ओनली सीएसवी फाइल्स को, जिसकी मदद से आप डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो और मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है जी। अब कैसे मैम, इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझो। यहां पर डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए दो फंक्शंस होते हैं। जब मैं बात करूं डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, मतलब सीएसवी फाइल टू अ डेटा फ्रेम, बात समझ में आई। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या, कि जब आप चाहते हो कि वी कैन इंपोर्ट टैबुलर डेटा फ्रॉम सीएसवी फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम, मतलब एक सीएसवी फाइल आपने क्रिएट की हुई है, सपोज आपने सीएसवी फाइल सी ड्राइव में क्रिएट की हुई है ना। अब उस सीएसवी फाइल का नाम है सपोज स्टूडेंट मार्क्स। क्या नाम है, स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, जिसमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स है जो कॉमा से सेपरेट है, ये कुछ स्टूडेंट के मार्क्स है जो कॉमा से सेपरेट है। तो आपने एक ऐसी फाइल बनाई हुई है सिस्टम में। अब ये सीएसवी फाइल को यदि आप डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करना चाहते हो, डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए जो फंक्शन है वो है आपका रीड सीएसवी फंक्शन। कौन सा फंक्शन काम करेगा यहाँ पर, रीड सीएसवी फंक्शन। ये जो डेटा है यहाँ पर डेटा फ्रेम में आके कॉपी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक डेटा फ्रेम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट यदि आप इस डेटा फ्रेम के वैल्यूज को एक्सपोर्ट करना चाहते हो सीएसवी फाइल में, कि एक नई सीएसवी फाइल बन जाए जहां पे डेटा फ्रेम के वैल्यूज जाके एक्सपोर्ट हो जाए, तो बेटा जी इंपोर्ट के लिए तो हम रीड सीएसवी फंक्शन का यूज करते हैं, लेकिन यही चीज जब आपको एक्सपोर्ट करनी होती है तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे टू सीएसवी फंक्शन का यूज करते हैं। ये एक्सपोर्ट करने के लिए हेल्प होता है। तो ये जो चीज बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है कि बेसिकली रीड CSV फंक्शन कैन इंपोर्ट टैबुलर डेटा फ्रॉम CSV फाइल इनटू पेंडास डेटा फ्रेम। ठीक है, जिसके लिए हम इस तरीके से pd.read_csv फंक्शन का यूज करते हैं और फाइल का नाम लिख देते हैं, है ना जी। तो यहाँ पे आप सपोज स्टूडेंट मार्क्स डॉट CSV फाइल कहीं सेव है आपके सिस्टम में, सी ड्राइव, डी ड्राइव में, उसको आप इंपोर्ट कर रहे हो कहां पर, अपने डेटा फ्रेम में। ठीक है जी, समझ में आया। नाउ ये कोड आपको लिखना होता है, कैसे यूज करोगे ध्यान से देखो। df.pd.read_csv फंक्शन, आपने ये स्टूडेंट मार्क्स डॉट CSV फाइल को डेटा फ्रेम में ले लिया। ठीक है, तो डेटा फ्रेम में जब ये इंपोर्ट हो गया तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा फ्रेम शो होगी जब आप डेटा फ्रेम को प्रिंट करोगे।
ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ये हो गया इंपोर्ट का कोड, है ना, ध्यान से समझना। वहीं जब आपको क्या करना है इसमें यदि आपको कुछ पैरामीटर्स ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपको पूरा पाथ स्पेसिफाई करना है तो आप पाथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जिसके लिए आप वैसे ही सिंपल लिखोगे pd.readcsv सी ड्राइव में पेंडास पर्टिकुलर फोल्डर में studentmarks.csv फाइल है। अब जहां आपने स्टोर किया होगा csv फाइल डी ड्राइव में, डेस्कटॉप में, आप कंप्लीट पाथ भी लिख सकते हो। कॉमा से सेपरेटेड वैल्यूज है तो आप यहाँ पे सेपरेटर लगा सकते हो। हेडर आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए तो हेडर की वैल्यू आप 0-1 सेट कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स, इसके सारे पैरामीटर्स होते हैं रीड सीएसवी के, ठीक है। पाथ मेंशन कर सकते हो, सेपरेटर लगा सकते हो, है ना, हेडर शो करवा सकते हो, इसकी वैल्यू 0 और 1 आप सेट कर सकते हो, राइट। बट व्हाट अबाउट एक्सपोर्ट अ डेटा फ्रेम? यदि डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करना है तो क्या करोगे? तो जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट करने के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करते हैं वो है toCSV फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये डेटा फ्रेम आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये डेटा फ्रेम हमारे पास क्रिएटेड है। इस डेटा फ्रेम की वैल्यूज को अब आपको CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना है। तो toCSV फंक्शन में आपको क्या करना होगा? आपको उस पर्टिकुलर CSV फाइल का पूरा पाथ बताना होगा जहां पे आपको CSV फाइल क्रिएट करनी है। C ड्राइव में, D ड्राइव में, जहां आपको CSV फाइल क्रिएट करनी है वो आपको लिखना है। और कैसे सेपरेट करना है? कॉमा से सेपरेट करना है, हैश से, @ से, जिस भी सिंबल से, वो आपको यहाँ पे सेपरेटर भी बताना होगा। सो df.tocsv result.csv इंडेक्स यदि आपको शो करवाना है तो इंडेक्स की वैल्यू फॉल्स सेट कर दो, नहीं करवाना है तो ट्रू सेट कर सकते हो। तो इंडेक्स के साथ में CSV फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड एक फाइल क्रिएट होगी। अगर इंडेक्स की वैल्यू फॉल्स सेट करोगे तो इंडेक्स विजिबल नहीं होगा। इंडेक्स की वैल्यू यदि सेट करोगे, यहाँ पर ट्रू सेट करोगे तो इंडेक्स भी आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो toCSV और read CSV ये दो फंक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर? नाउ इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं 2 मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एक्सप्लेन्ड इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे यदि मिसिंग वैल्यूज होती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है ये भी समझो। तो यहाँ पर आप या तो मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप कर दो, डिलीट कर दो, या मिसिंग वैल्यूज को आप एस्टिमेट भी कर सकते हो। 2 तरीके होते हैं। पहले तो हम मिसिंग वैल्यूज को चेक कर ले कि मिसिंग वैल्यूज कैसे है, कहाँ है ना। तो चेक करने के लिए आपको इजनल फंक्शन का यूज करना होता है। इजनल फंक्शन ये बताता है डेटा फ्रेम में से देखकर कि कहीं कोई वैल्यू नल तो नहीं है, कहीं कोई वैल्यू आपके डेटा फ्रेम में मिसिंग तो नहीं है। सो इट चेक्स वेदर एनी वैल्यू इज मिसिंग और नॉट इन डेटा फ्रेम। दिस फंक्शन चेक्स ऑल एट्रीब्यूट्स एंड रिटर्न्स ट्रू। यदि यहाँ पर कोई वैल्यू जो बेसिकली डेटा फ्रेम में नहीं मिलती, इजनल फंक्शन की वैल्यू आपको ट्रू और फॉल्स में मिलेगी। यदि नल वैल्यूज होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नल वैल्यूज नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली फंक्शन है जो मिसिंग वैल्यूज को चेक करेगा डेटा फ्रेम में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब मिसिंग वैल्यूज को यदि आपको ड्रॉप करना है, मिसिंग वैल्यूज को यदि आपको डिलीट करना है तो ड्रॉपिंग विल रिमूव द एंटायर रो ऑब्जेक्ट हैविंग द मिसिंग वैल्यूज। दिस स्ट्रेटजी रिड्यूस द साइज ऑफ द डेटा सेट इनटू द डेटा एनालिसिस। ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी डेटा वैल्यू को डिलीट कर रहे हो जो कि मिसिंग वैल्यू है तो यहां पर कहीं ना कहीं डेटा फ्रेम का, डेटा सेट का जो साइज है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, रिड्यूस होता है। तो यहां पे ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप NA नाम का फंक्शन हम यूज कर लेते हैं, जिससे कि आप मिसिंग पूरी एंटायर रो को डिलीट कर सकते हो डेटा फ्रेम में से। क्लियर? अब बात करते हैं कि एस्टिमेट द मिसिंग वैल्यू। यदि मिसिंग वैल्यूज को आपको एस्टिमेट करना है, मतलब कहीं यदि कोई मिसिंग वैल्यूज है तो उसको आपको किसी नंबर से फिल करना है, वहां पर कुछ ना कुछ नंबर ऐड करना है, कुछ वैल्यूज ऐड करना है, तो आप यहां पर यूज करते हो fill NA नाम का फंक्शन, जिससे आप किसी नंबर से उस मिसिंग वैल्यू को फिल करवा सकते हो, है ना। सो मिसिंग वैल्यू कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज जस्ट बिफोर और आफ्टर द मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। यहां पे आप मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वैल्यू को भी ऐड करवा सकते हो या आप 0 को भी फिल करवा सकते हो, ठीक है जी। तो fill NA नाम का फंक्शन होगा जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज को फिल करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है fill NA में हमने 0 लिख दिया तो अब क्या होगा, जो भी मिसिंग वैल्यूज होगी वो 0 से फिल हो जाएगी, ठीक है। यदि आपने लिखा fill NA 1 तो जो भी मिसिंग वैल्यूज होगी वो 1 से रिप्लेस हो जाएगी। तो इतना अच्छे से क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे फाइल्स को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो आप, CSV फाइल और डेटा फ्रेम को, उसी के साथ में जो मिसिंग वैल्यूज होती है उसको कैसे हैंडल करते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि इस एक वीडियो में मैंने आपको पूरा यूनिट खत्म करवा दिया है। जैसे कि आपको बताया है मैंने कि 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल इस यूनिट से पूछा जाने वाला है बेटा जी, है ना। तो रेडी रहना, जितने प्रैक्टिकल्स आप करके देख सकते हो, खुद से एक्सप्लोर करके देखो, और जो प्रैक्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं केस स्टडी बेस्ड वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। सो डोंट पैनिक, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। शेड्यूल आपको पता है, जितने भी क्लास 11th वाले IT CS IP वाले बच्चे हैं बेटा, उनको बता दो, अपने दोस्तों को बता दो कि भाई बरखा मैम ने अपने चैनल पर आप क्लास 11 12th IT IP CS की तैयारी शुरू करवा दी है, ताकि आप अपने 12th क्लास के एग्जाम को फोड़ कर आ सकते हो। मिलेंगे अगले सेशन में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपसे थ्योरी एग्जाम में पूछा जाने वाला है। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।